नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज एक बार फिर हम मीडिया रिसर्च पर चर्चा करेंगे। और मीडिया रिसर्च की जब बात आती है तो गिने चुने ही जो प्रोफेसर हैं मीडिया इंडस्ट्री में वो मीडिया रिसर्च पर बात करते हैं। उनमें से एक है प्रोफेसर मनोज दयाल, जिनकी एक्सपर्टीज है मीडिया रिसर्च पर, और इनकी कई आपने यूट्यूब पर भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये लगातार मीडिया रिसर्च पर बात करते रहे हैं। चाहे रिसर्च स्कॉलर्स हो, चाहे मीडिया के स्टूडेंट्स हो, उनको उनकी जानकारी बढ़ाते रहते हैं मीडिया रिसर्च को लेकर। और एक बार हम फिर स्वागत करते हैं प्रोफेसर मनोज दयाल का, जो कि हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं और फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मनोज दयाल हमारे कार्यक्रम में। तो प्रोफेसर मनोज दयाल, आज हमने जैसा सोचा था कि हम बात करेंगे क्वेश्चनर पर एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या महत्व होता है मीडिया रिसर्च में क्वेश्चनर का? जब इसके जरिए डेटा इकट्ठा किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक ऑर्डर होता है मीडिया रिसर्च में। जब हम क्वेश्चनर तैयार करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, दूसरे मेथड्स के मुकाबले क्वेश्चनर की क्या उपयोगिता है, और इन्हीं सब पहलुओं पर हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये डिफाइन करें कि मीडिया रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चनर की और क्या होता है क्वेश्चनर। जैसा कि आपने बताया कि क्वेश्चनर एज ए टूल ऑफ मीडिया रिसर्च, क्वेश्चनर मीडिया रिसर्च का एक टूल है, एक टेक्निक है, एक एपैरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हिंदी में हम यंत्र कहते हैं, उपकरण कहते हैं। रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी दो शब्द हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ब्रॉडर, वाइडर, ये व्यापक होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी विस्तृत और व्यापक शब्द है। रिसर्च methodology is a science of research method, and research method is a subset of research methodology. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला रिसर्च मेथड, दूसरा रिसर्च टूल और तीसरा स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये तीन पार्ट में मिलकर के रिसर्च मेथोडोलॉजी बनता है। जैसे रिसर्च मेथड्स में हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग, census method, observation method, group focus group method, ethnographic method, and there are so many methods, experimental methods, semi experimental methods. तो इन methods को implement करने के लिए जिस उपकरण का रिसर्च के टूल्स नहीं, इसके अलावा शेड्यूल भी रिसर्च के टूल्स हैं और स्केलिंग भी रिसर्च। तो रिसर्च के टूल्स तीन हैं, पहला क्वेश्चनर, दूसरा शेड्यूल एंड तीसरा स्केलिंग। तो हम लोग अभी क्वेश्चनर की चर्चा कर रहे हैं और क्वेश्चनर में कहीं कहीं पर शेड्यूलिंग की भी चर्चा स्वतः हो जाएगी। आपने कहा क्वेश्चनर का क्यों प्रयोग करते हैं? क्वेश्चनर हमारी जो शोध समस्या है उसके समाधान के लिए, उसके उत्तर के लिए हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चनर बनाने में हम शोध समस्या का ध्यान रखते हैं और शोध उद्देश्य इसका भी ध्यान रखते हैं। शोध समस्या से शोध उद्देश्य निर्मित होते हैं, तो उन शोध उद्देश्यों का भी ध्यान रखते हुए प्रश्नावली तैयार की जाती है। और ये जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि शोध विधि को क्रियान्वित करने के लिए प्रश्नावली एक यंत्र है। तो हमें शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली बनाना, ताकि हमारे 5 अगर उद्देश्य हैं तो हर उद्देश्य की एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्राप्ति है, क्योंकि रिसर्च इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, अब ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 को प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न एक श्रृंखला में हो, एक सीक्वेंस में हो, ताकि उत्तरदाता उसमें समुचित तरीके से बना रहे। अगर हमारे प्रश्न जो है वो एकदम खंडित हैं और बिखरे हुए हैं और फैले हुए हैं और छिटाए हुए हैं, तो उत्तरदाता को आप उसमें बांध नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपने उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों को एक श्रृंखला में रोचकता के साथ उसको रखना। और प्रश्नावली में हमें
ऑर्डिनल डाटा, नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा, एक तरह की जिसकी प्राप्ति की जाती है। और नॉमिनल डाटा is regarding your name, your age, your marital status, your income, your status. ये basic nominal data. And cardinal data relates to your mindset, your vision, your mission, your opinion, your views. That is called cardinal data. लेकिन उसके अलावा कई प्रकार के रेशियो डाटा भी होते हैं। फिर आप एक प्रकार के डाटा प्रश्नावली, प्राइमरी डाटा, मुख्य रूप से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में उद्देश्य के अनुसार प्रश्नावली बनाए। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में इसका उपयोग होता है। आपने शेड्यूल की भी बात की, तो क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या फर्क होता है? उसमें बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। ऐसे प्राय दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, लेकिन हेयरलाइन डिफरेंस ये है, इसको हम कहते हैं सूक्ष्मांतर। सूक्ष्मांतर ये है, क्वेश्चनायर में हम उसको पोस्ट से भेजते हैं या ऑनलाइन भेजते हैं, और शेड्यूल जो है वो हम उत्तरदाता के सामने बैठकर खुद भरते हैं। यानी क्वेश्चनायर को उत्तरदाता भरेगा, उसको आप पोस्ट करके भेजेंगे, चाहे ऑनलाइन भेजें चाहे डाक से भेजें। और शेड्यूल में हम खुद जो प्रश्न करता है वो भरेगा, उत्तरदाता नहीं भरेगा। तो दोनों में अंतर ये हुआ, आधारभूत अंतर, और दोनों के अपने लाभ और हानि। जब हम खुद पूछते हैं, मान लीजिए कि हम हमारे सामने उत्तरदाता बैठा है और हम भर रहे हैं प्रश्न, हम शोधकर्ता हैं, तो जब हम प्रश्न खुद भरते हैं तो हम कई बार उसको प्रभावित कर लेते हैं। उत्तरदाता को हम अपने विचारों से हम ऐसा उत्तर निकाल लेते हैं जो हम निकालना चाहते हैं, यानी कि हम उसको प्रभावित करने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही निकाल लेते हैं उसके अंदर। लेकिन जब आप उसको भेज देते हैं पोस्ट करके, तो वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। तो अपनी इच्छा अनुसार, हालांकि उसको उत्तर मिलने में थोड़ा समय लगता है, जो भी लगता है, कि उसको प्रभावित नहीं करता। तो शेड्यूल में हम सामने बैठ कर करते हैं, और क्वेश्चनायर में हम थोड़ा दूरी होती है, तो उसको ऑफलाइन ऑनलाइन भेजिए या पोस्ट से भेजिए, जैसे भेजिए। सो देयर इज ए डिफरेंस। बोथ आर शेड्यूल्ड टुगेदर इन शेड्यूल, बट दे आर सेपरेटेड इन क्वेश्चनायर बॉक्स। दिस इज द हेयरलाइन। दो द जॉब ऑफ बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। कोई प्रश्न आप पोस्ट से करेंगे, कोई प्रश्न डायरेक्ट बैठ करेंगे। तो आपने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात की कि वो बहुत क्वेश्चन में क्या फर्क होता है? बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है तथ्य संबंधी प्रश्न, है ना, फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन। एक होता है मत संबंधी प्रश्न, ओपिनियन सीकिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो तथ्य संबंधी व्यक्ति में हम फैक्ट्स पूछते हैं कि आपके पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, या जो भी मीडिया पर आप कौन कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप कौन कौन सा चैनल पढ़ते हैं, आप इन समाचार पत्रों को कितनी देर पढ़ते हैं, ये तथ्य संबंधी प्रश्न। और मत संबंधी प्रश्नावली कि आपके दृष्टिकोण में आज पत्रकारिता की दशा कैसी है, आपकी दृष्टि में आज पत्रकारिता में कितनी व्यावसायिकता है, कितनी व्यावहारिकता है, आपकी दृष्टि में आज का पत्रकारिता समाज के लिए कितना उपयोगी है, कितना सार्थक है, कितना महत्वपूर्ण है। ये मत संबंधी हो गया। तो एक हो गया तथ्य संबंधी, एक हो गया मत संबंधी। इसके होता है, ये सभी जैसा कि है कि सभी ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम प्रश्नावली को लिख कर तैयार करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होता है। जैसे हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, एक तो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया जो हम लिख के भेजते हैं, और एक है कि हम ऑन द स्पॉट किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी एक प्रकार का क्वेश्चनायर ही है। इसमें भी क्वेश्चंस है, लेकिन वो क्वेश्चंस हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आप हमारी बात को सुनकर भी प्रश्न निकाल रही हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड में हम ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस निकालते हैं, हमारे माइंड में कुछ
ठीक क्वेश्चन है, लेकिन कई प्रश्न बनते हैं. That is unstructured. You don't know which question you are going to ask. It can come suddenly to your mind. तो दोनों के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं. स्ट्रक्चर्ड के अपने मेरिट्स होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. दोनों की उपयोगिता है. ऐसा नहीं कि अनस्ट्रक्चर्ड खराब होगा, वो स्ट्रक्चर्ड है, सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं. कई ऐसे शोध होते हैं जिसमें बहुत फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को से अच्छे आउटपुट नहीं निकलते. जहाँ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ ज्यादा हमको कुछ ऐसी तथ्य निकालनी है तो सामान्यतः लोग बताना नहीं चाहते, तो उसमें आप बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे तो वो अपने आप को दबा ले जाएगा. या कई बार व्यक्ति भरने में गलत भर देता है, तो आप एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूछेंगे तो वो गलती करता ही चला जाएगा. अगर उसको कुछ गलत सूचना देनी है, क्योंकि हमारा तो कोई प्रतिबंध नहीं है उत्तरदाता पर, वो आपको क्या गारंटी है कि सही सूचना दे रहा है. लेकिन जब आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन अचानक कोई पूछ देते हैं, एक वेरिएशन में पूछते हैं, उसका अनस्ट्रक्चर्ड डेलिबरेटली बनाया जाता है ताकि उत्तरदाता आपके जाल में फंस जाए और आपको वो तथ्य निकल जाए. तो कई ऐसे बड़े खोजी प्रकार के रिसर्च होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च, जिसको आप अपने पत्रकारिता की भाषा में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं. जर्नलिज्म और रिसर्च में कुछ सिमिलैरिटीज भी है और कुछ अंतर भी है. तो जहाँ हमको काफी गहराई में किसी चीज को निकालना होता है तो हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, लेकिन बड़ा सीधा सपाट अध्ययन है. उसके अलावा बंद प्रश्नावली होती है. बंद प्रश्नावली का उत्तर केवल हाँ और नहीं में होता है, या हाँ नहीं कह नहीं सकते है ना, यस नो कांट से. या उसके 5 स्केल होते हैं, वेरी मच, नॉर्मल, लिटिल, नॉट एट ऑल, कंप्लीटली, पार्शियली, नॉर्मली, लिटिल, रेयरली एंड नेवर. ऐसे हम 5 स्केल बनाते हैं, 7 स्केल बनाते हैं. तो ये जो है ये कहते हैं बंद प्रश्न. इसके उत्तर में आपको केवल टिक मार्क है ना, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह होता है. उसके अलावा खुला प्रश्नावली होती है. खुला प्रश्नावली में उत्तरदाता के सामने आपके उत्तर लिखे हुए नहीं है, उसको केवल टिक नहीं मारना है, उसको लिखना है. 50 शब्दों में, 100 शब्दों में आप सीमा दे देते हैं कि 100 शब्दों में उत्तर. तो वो सब्जेक्टिव आंसर, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है, उसको नरेट करता है. तो दैट इज कॉल्ड ओपन क्वेश्चन. उसके बाद चित्रमय प्रश्नावली होती है. चित्रमय प्रश्नावली कुछ चित्र बनाए होते हैं, उस पर टिक मारना होता है, उसको पहचानना. ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो पढ़ समझ नहीं सकते, कई ऐसे टेस्ट होते हैं, नरेटिव प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, जिसमें हम पिक्चर के माध्यम से प्रश्नावली बनाते हैं. और एक होता है मिश्रित प्रश्नावली, इसमें सबको मिला देते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी, अनस्ट्रक्चर्ड भी, तथ्य संबंधी भी, मत संबंधी भी, क्लोज भी, ओपन भी, सबका मिक्सचर होता है. बड़ा जब शोध होता है पीएचडी लेवल का या मेजर प्रोजेक्ट होता है तो प्रश्नावली थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 पेज का होता है. तो उसमें हम मल्टीपल टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज करते हैं और सबको मिक्स कर देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्वेश्चन. तो ये कुछ प्रोमिनेंट टाइप्स है क्वेश्चन आंसर के, जैसा कि आपने पूछा. और भी कई टाइप्स हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. जी. इसके अलावा बहुत अहम हो जाता है जब हम मीडिया रिसर्च में क्वेश्चनर की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अहम है प्राइमरी डेटा कलेक्शन में, कि क्वेश्चनर को तैयार करते हुए किन किन रूल्स का, नियमों का ध्यान रखना चाहिए. देखिए, प्रश्न तो बड़ा सरल, सहज, सुबोध और सीधा होना चाहिए ताकि आपको आसानी से उत्तर मिल जाए. प्रश्न में आपके खुद के विचार बहुत से शोधकर्ता अपने ओपिनियन कर देते हैं क्वेश्चन में, तो उसी वो इन्फ्लुएंस हो जाता है. बेशक आप दूर से पोस्ट करके भी देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने खुद ही ओपिनियन कर दिया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज मीडिया में बहुत व्यावसायिकता है? आपने खुद ही ऐसा बोल दिया कि उसको लगने लगता है कि हाँ भाई व्यावसायिकता है. तो ऐसे प्रश्न आप दे रहे हैं तो वो आपके संपादकीय नहीं होना चाहिए. प्रश्नों में विचार मिश्रित नहीं, प्रश्न ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फिर प्रश्न दुर्यात्मक नहीं. एक आप कई ऐसे जटिल वाक्य लिख देते हैं जिसके डबल मीनिंग हो, तो उसको गलत नहीं हुआ आपका, उसको तो मजे लेने के लिए वो भर रहा है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो सीखना भी चाहता है, तो इस उद्देश्य से वो भर रहा है. उसको जहाँ लगा ये प्रश्न क्लियर नहीं है तो आपका आगे
करेगा ही नहीं, तो आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। आपने तो बड़े अच्छे लच्छेदार विचार रख दिए, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया और वो उत्तर नहीं देना चाहेगा। इसलिए प्रश्न निरर्थक नहीं होना चाहिए, और प्रश्न में कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रश्न में भ्रांतिपूर्ण चीज नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न को हम इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। एक क्वेश्चनायर में देखिए स्पेस तो होना ही चाहिए, पॉइंट साइज सही होना चाहिए ताकि उसको दिखे, उसके टाइपोग्राफी अच्छे होने चाहिए। जब हम लेआउट और डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है रीडेबिलिटी। अगर हम अखबार की भी लेआउट और डिजाइन की बात करते हैं तो वो रीडेबिलिटी, रीडेबल हो, उसको दिखे। ऐसा ऐसा नहीं कि हम सटा सटा कर दोस्त बात के लिख दिए, फिर उसके उत्तर भी सटे सटे हैं। हमें एक प्रॉपर स्पेस गैप देना चाहिए, हर क्वेश्चन के बीच में गैप होना चाहिए, क्वेश्चन और उसके जो प्रोबेबल आंसर्स हैं उसके बीच में गैप होना चाहिए। अगर ओपन क्वेश्चन आया है तो हमको वहां पर इतना स्पेस देना चाहिए कि अगर वो बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखता है तो उसके उत्तर उसमें पूरे हो सके। एक आध लाइन उसको काटना भी पड़े तो हम इतना स्पेस दें कि वो, अगर हमने 100 शब्दों में उत्तर चाहा है तो हमको उसको इतना स्पेस देना चाहिए। और वो क्वेश्चनायर ये नहीं कि एक ही पेज में 10 क्वेश्चन हो, उसको हम फैला हेलो जी जी। तो ऐसा फैलाकर अच्छे कागज पर उसको दोनों तरफ लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अपर मार्जिन, लोअर मार्जिन, चारों साइड मार्जिन देते हैं ताकि उसको देखने में अच्छा, उसको भरने की इच्छा हो, उसको किसी तरह की आंखों पर वो नहीं हो, जोर न पड़े, ताकि वो आकर्षित हो और उसको भरे। वो एक ढंग से लिखने के अलावा भी उसको कैसे हम किस तरह से पेज लेआउट बनाते हैं, किस तरह से उसकी डिजाइन बनाते हैं, इसका ध्यान बिल्कुल अखबार की तरह होता है कि हम रीडेबल हो, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके और उसका सही तरीके से उत्तर जी। साथ ही जो रिसर्च प्रॉब्लम है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान रखते हुए कि ये भी कहा जाता है कि जो शुरुआत के जो सवाल हैं या जो मिडिल के हैं, जो अंत के हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए। साथ ही जो वर्डिंग्स है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। हाँ, देखिए जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमें कोई विशेष बात निकालना है तो पहले सामान्य प्रश्न पूछना है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि आप खेल पत्रकारिता को कितनी देर पढ़ते हैं, तो हम पहले ये पूछते हैं कि आप अखबार कितनी देर पढ़ते हैं। फिर हम उससे एक आध प्रश्न और करके फिर पूछेंगे आप खेल समाचार को कितनी देर पढ़ते हैं। अब इस पे देखिए थोड़ा सा गैप कर देंगे तो कई बार उत्तरदाता गलत भरता है, तो वो लिख देगा कि हम अखबार को आधा घंटा पढ़ते हैं, और खेल की पत्रकारिता वो लिख देगा 45 मिनट भर पढ़ते हैं, तो उसकी गलती भी पकड़ी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम ये फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो भी प्रश्न का अपना मत है कि आप अखबार कितनी देर पढ़ते हैं और उसमें आप खेल समाचार कितनी देर पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ प्रश्नों में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली में कि कंट्राडिक्शन आ जाता है कि वो खेल समाचार को 45 मिनट पढ़ता है और पूरी अखबार को आधा घंटा पढ़ता है, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो इसलिए हम उसको कुछ जनरल प्रश्न भी करते हैं ताकि वो उसके कुछ माइंड सेट का भी टेस्टिंग होता है। और जनरल से पर्टिकुलर की जो मेरा मौलिक प्रश्न है उस पर थोड़ा धीरे धीरे आते हैं कि सीधा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसी को क्वेश्चन बना देता है। ऐसा नहीं कि 5 ऑब्जेक्टिव है तो 5 ही क्वेश्चन पूछ के काम तमाम हो गया, ऐसा नहीं। अगर 5 ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है हमारे 50-25 क्वेश्चन भी बने, ठीक है ना। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को हम धीरे धीरे उसको उसके अंदर से बात को लेने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी रुचि बनी रहे और वो उत्तर देने में आपका सहयोग कर सके। जी। तो साथ ही मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात आती है कि दूसरे जो मेथड्स हैं उनके मुकाबले क्वेश्चन मेथड कैसे बेहतर है। क्वेश्चनायर एक मेथड नहीं है, ये टूल्स है और मेथड तो अलग है। रिसर्च मेथड्स डिफरेंट लाइक रैंडम सैंपलिंग और stratified sampling, and the questionnaire is a tool to implement these methods to attain the objectives and solve the research problems. तो क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल और स्केलिंग की हम तुलना कर सकते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि क्वेश्चनायर हम दूर से भरते हैं, तो दूर से भरने में हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पास भर के बैठेंगे तो हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन पास बैठ के भरने से फायदा भी होता है, हम जल्दी जल्दी भर लेते हैं
उसको। अगर अगले का मन नहीं है तो भी हम कहते हैं यार जरा भर दो, जरा बता दो, मेरी मदद कर दो, मुझे रिसर्च करना है, मेरे लिए जरूरी है, तो उसको हम परसुएड भी कर लेते हैं। न केवल अपने उत्तर अपने अनुसार निकालते बल्कि हम उससे भरने में उसकी काबिल नहीं। एक अच्छे रिसर्चर को उसको भरने के लिए परसुएड जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके उत्तर को हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परंतु जो हम डायरेक्ट भरते हैं, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, उसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चनायर में हम दूर भेजते हैं तो 100 में से कई बार हमें 50-60 ही उत्तर मिल पाता है, तो मेरिट हो गए उसको। लेकिन दूर से जब उत्तर दाता भरता है तो हम उसको किसी तरह से प्रभावित नहीं करते। तो ये इसके लाभ और हानि है अगर हम संक्षेप में बोलें। उसके बाद स्केलिंग होता है। स्केलिंग का प्रयोग हम करते हैं जब ओपन एंडेड क्वेश्चनायर होता है तो उसमें एक्सप्रेशन होता है और जो उत्तरदाता जो अपने भाषा में उसको लिखता है 100 शब्दों में, उसका परसेंटेज एनालिसिस बहुत मुश्किल है। तो उसकी जो डिकोडिंग हम करते हैं उसमें हम स्केल्स बनाते हैं ना, वेरी गुड, गुड, नॉर्मल, बैड, वेरी बैड, ऐसे हम स्केल्स बनाते हैं और उसकी उस एक्सप्रेशन को हम समझना चाहते हैं कि वो किस स्केल पे जा रहा है, वेरी गुड में कि वेरी बैड, और उस हिसाब से उसको क्लोज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्केलिंग टेक्निक। और स्केलिंग टेक्निक भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे स्केल्स डेवलप हुए हैं, लिकर्ट स्केल है, Guttman scale है, Thorndike scale है। So there are so many scales that have been developed by different researchers. कुछ लोगों को तो स्केल डेवलप करने पर पीएचडी मिला है। उन्होंने कोई नए तथ्यों की खोज नहीं की, उन्होंने विधि विकसित की, उन्होंने स्केल डेवलप किया। लिकर्ट ने स्केल डेवलप किया, थॉर्नडाइक ने स्केल डेवलप किया, गुटमैन ने स्केल डेवलप किया। तो ये स्केलिंग टेक्निक एक होता है। तो ये 3 तरह की टेक्निक हुई, क्वेश्चनायर, शेड्यूल एंड स्केलिंग। इन तीनों के अपने लाभ और हानि, ये 3 प्रकार हुए टूल्स ऑफ रिसर्च। जी, हमने क्वेश्चनर के प्रिपरेशन की बात की। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब क्वेश्चनर का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अच्छा वो मेल के थ्रू हो रहा है या किसी और तरीके से हो रहा है, पोस्ट से हो रहा है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो क्वेश्चनायर हम बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, क्वेश्चनायर बनाने में हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरे डाटा कलेक्शन प्रक्रिया में। अगर हमारा क्वेश्चनायर अच्छा नहीं बनेगा और मान लीजिए मैंने 1000 लोगों का सर्वे कर लिया और बाद में मैंने महसूस किया कि अरे ये भी प्रश्न पूछते, वो भी पूछते, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। तो बेशक आप 4 प्रश्न ज्यादा पूछ लीजिए, लेकिन क्वेश्चनायर को बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। इसलिए जो गाइड होते हैं वो क्वेश्चनायर को जरूर देखते हैं। बाकी बेशक आपने इंट्रोडक्शन लिखा वो बात देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चनायर आपको फील्ड में उतरने नहीं देते जब तक कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाए आपके क्वेश्चन। गाइड उसको आपके ऑब्जेक्टिव से और रिसर्च प्रॉब्लम से मिलाकर चेक करता है। उसके बाद भी गाइड कहता है कि आप एक बार प्री टेस्टिंग करो, क्योंकि हम लोग इसी रूप में बैठ कर क्वेश्चनायर बना तो देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति फील्ड में उतरता है तो उसको 10 तरह की समस्याएं आती है। जब वो उत्तर मांगता है तो उसको कई तरह की समस्या आती है। तो हम कहते हैं कम से कम 25 लोगों पर आप करके देखो, प्री टेस्टिंग करो। उसको प्री टेस्टिंग कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, प्री टेस्टिंग। तो 25 लोगों पर आप 1000 लोगों का अगर सर्वे करने जा रहे हैं तो 25 लोगों से ये क्वेश्चन आए, बेशक आप हाथ से लिख करके उसकी फोटो कॉपी करा करके 25 लोगों पर एक रफ सर्वे करो और देखो कि तुम जब फील्ड में उतरोगे तो पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है इन प्रश्नों की। तो दैट इज कॉल्ड प्री टेस्टिंग। और ये प्री टेस्टिंग आपके पूरे प्रश्न की, जो कई बार तो उत्तरदाता ही आपको कुछ ऐसे सुझाव दे देगा कि जैसे लगेगा कि, या कुछ ऐसी बात बोल देगा कि आपको लगे कि अच्छा ये भी प्रश्न जरूर होना चाहिए। तो आप अपने आप एक सेल्फ करेक्शन करते हैं। प्री टेस्टिंग लीड्स टू एक सेल्फ डेवलपिंग, सेल्फ प्रोफाइलिंग एंड सेल्फ लर्निंग। और रिसर्चर खुद कहता है कि हमने 25 लोगों का जो प्री टेस्टिंग किया हमने ये प्रश्न, मैंने खुद ही इसको और बेहतर कर लिया। और फिर जब वो अपने सुपरवाइजर के पास बैठता है तो प्री टेस्टिंग बहुत फ्रूटफुल साबित होता है, इट हेल्प्स ए लॉट। और प्री टेस्टिंग में कई बार हमें वेरिएशन ऑफ आंसर से भी अपने जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो यूनिवर्स समग्र है, उसका भी क्या हेटेरोजेनिटी लेवल है और क्या होमोजेनिटी लेवल है, इसका पता चलता है, जो हमें सैंपल साइज डिटरमिन करने में भी मदद करता है। कई लोग मैथमेटिकल मेथड नहीं यूज कर पाते सैंपल साइज डिटरमिन करने, जैसा कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया। लेकिन जब हम प्री टेस्टिंग करते हैं तो हमारे उत्तरदाता कितने होमोजेनस हैं और किस लेवल तक हेटेरोजेनस हैं, वो हमें जब उसका उत्तर मिल
होता है तो हम समझ पाते हैं कि मेरा सैंपल साइज अधिक होना चाहिए। मान लीजिए कि एक प्रश्न का उत्तर 10 आदमी 10 तरह से दे रहा है, तो हमें सैंपल साइज को बड़ा करना चाहिए। अगर एक प्रश्न के उत्तर पे सभी के आंसर लगभग एक जैसे आ रहे हैं, तो आपको छोटा 100 लोगों का भी सर्वे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी हमें प्री टेस्टिंग से पता है। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चनर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्री टेस्टिंग करना चाहिए। हमने जैसा कि अभी बताया कि हमें सरल, साधारण, सुबोध, हाँ, सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं हो, द्व्यर्थक नहीं हो, अश्लील नहीं हो, इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ प्री टेस्टिंग करके हम क्वेश्चनर को फाइनल करेंगे। बेशक एक बार 2 बार प्री टेस्टिंग करना पड़े, वैरायटी ऑफ पीपल को प्री टेस्टिंग करना पड़े, लेकिन क्वेश्चनर को फाइनल करने में हमें समय देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पूरी रिसर्च की एक रूपरेखा को कंप्लीट किया। इसी के आधार पर हमारे सारे डाटा निकलेंगे, फिर उसका एनालिसिस होगा। डाटा ही गलत होगा तो आपका स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल टूल भी गलत हो जाएगा, चाहे आप काई स्क्वायर लगा लीजिए, चाहे नोवा लगा लीजिए। जब आपका डाटा ही गलत है, जब आपका क्वेश्चनर ही इम्पोर्टेंट टूल है क्वेश्चनर प्राइमरी इलेक्शन में। साथ ही जब क्वेश्चनर को मेल के जरिए एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं और क्या उसके मेरिट डिमेरिट्स होते हैं और किस तरह से किन बातों का फायदा तो ध्यान रखा देखिए ये जाए होता है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा रहे। हाँ, वो तो क्वेश्चन आपने कितना इंटरेस्टिंग है। मेल से फायदा तो ये होता है कि यहाँ से बैठे बैठे आप पूरा पंजाब, झारखंड, बिहार और गुजरात भी भेज सकते हैं। मेल आजकल तो कोई पोस्ट से नहीं भेजता, सब लोग मेल से ही भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं आजकल। फेसबुक से क्वेश्चन भराया जाता है, गूगल से क्वेश्चन भराया जाता है, तो आप बहुत दूर दूर तक पूरे दुनिया में भेज सकते हैं क्वेश्चन आए। और उसका रिस्पॉन्स तो डिपेंड करता है कि फिर आपने उसके साथ उसमें कैसा इंट्रो लिखा है। कई बार एक हम रिक्वेस्ट लेटर लगाते हैं साथ में, और टॉपिक आपका कितना इंटरेस्टिंग है इस पर भी निर्भर करता है। अगर आपका टॉपिक बहुत डल और डिसमल है तो अगला तो टॉपिक ही देख के भरना नहीं चाहता। और टॉपिक बहुत, अभी मान लीजिए सुशांत सिंह का केस है, बहुत लाइट में है, या अभी किसान आंदोलन का कोई बर्निंग टॉपिक होता है, कोई बहुत रोचक की विषय होती है, तो उस तरह की चीज जब पहुंचते हैं रिस्पोंडेंट के पास तो उसको पढ़ना पसंद करता है, फिर उसके इंट्रो को पढ़ता है, फिर उसके क्वेश्चन को देखता है। तो उस सब चीजों पर निर्भर करता है कि रिस्पॉन्स कैसा है। So even if they are far away, but if your questionnaire has been designed in an interesting manner and your topic is interesting and it has been put in a proper sequence and in a systematic order, then you will get more than 80% response, even if it is online. और क्वेश्चन अगर डल है, टॉपिक डल है, क्वेश्चन एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं बनाया गया है, तो आप सामने बैठकर भी भरवाना चाहेंगे तो अगला आपसे इरिटेट हो जाएगा और 5 मिनट में कहेगा रहने दो, आप मुझे दे दो, मैं बाद में भर के दे दूंगा, फिर वो नहीं देता। प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, देयर आर मेनी अदर्स, बट इन शॉर्ट आई विल से दिस मच। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज दयाल, इतने विस्तार से आपने क्वेश्चन पर चर्चा की है। कंक्लूजन में यही है कि रिसर्च की क्वेश्चनर को हम सीरियसली बनाएं, ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम्स को और मेथड को ध्यान, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखें। इसमें हम मिक्स क्वेश्चन करें, ओपन एंडेड भी रखें, क्योंकि ओपन एंडेड के कुछ फायदे होते हैं, उसमें फुल एक्सप्रेशन आता है। क्लोज एंडेड से परसेंटेज एनालिसिस निकालना सरल होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की सही उत्तर की तरफ ले जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक प्रश्न के उत्तर के लिए अनस्ट्रक्चर्ड की बेनिफिट्स होते हैं। तो हम कुछ चित्रमय प्रश्न भी डाल दें ताकि वो थोड़ा रुचिकर लगे। पढ़े लिखे लोग भी हो लेकिन कुछ पिक्टोरियल ग्राफ्स होते हैं तो अच्छा लगता है। तो एक मिश्रित प्रश्नावली ज्यादा रुचि और रोचक होता है। तो उस तरह से हम बनाए प्रश्नावली ताकि अधिक से अधिक लोग हमें रुचि के साथ भरे और अच्छा उत्तर मिले, ताकि हमें रिसर्च करने में आनंद की अनुभूति और अच्छे परिणाम मिले। और अच्छे परिणाम मिले, यही मकसद होता है कि
किसी भी रिसर्च को करने का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज दयाल जी, हिसार से आप हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अहम विषय पर आपने व्यूअर्स के लिए जो जानकारी है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भी धन्यवाद सुनने के लिए। जी शुक्रिया।